हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है निर्दयी। पुष्पा, सुषमा, सरिता तीनों स्टेशन से रिसॉर्ट पहुंची तो व्यवस्था देख उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पुष्पा बोली, महेंद्र भाई साहब ने तो बड़ा कमाल का अरेंजमेंट किया है। बेटी के ब्याह के लिए इतना बड़ा रिसॉर्ट बुक किया है, वो भी शहर से बाहर। हाँ दीदी, कमरे भी 5 स्टार होटल के कमरों के जैसे हैं, सभी में एसी लगे हैं। सुषमा बोली। सरिता कहाँ पीछे रहने वाली थी, आपको पता है वैसे तो फ़ोन पर कोई भी चाय कॉफ़ी खाने पीने का सामान मंगाने में पैसे देने पड़ते हैं, मगर भाई साहब ने सारी व्यवस्था फ्री में की है। बहुत मालदार हो गए हैं महेंद्र भाई साहब। हम बहनें लड्डू की डलियाँ लेकर आए हैं, देखना हम तीनों बहनों को हरी हरी गड्डियों से विदा करेंगे। तीनों बहनें ठहाका लगाकर हंसती। अब चलो भी जल्दी तैयार हो जाओ, शाम को सगाई का फंक्शन है। एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। हम भी तो देखें जरा अपने भाई साहब के जलवे। इन तीनों के बड़े भाई की लड़की शोभा का विवाह संपन्न होने जा रहा था, साथ में पढ़ने वाले एक डॉक्टर लड़के के साथ, जिसके लिए सारे रिश्तेदार और उनकी तीनों बहनें भाई इकट्ठा हुए थे। सारी सजावट असली फूलों की। खाने के भी तो देखो कितने स्टॉल लगे हैं। स्टेज की सजावट तो देखने लायक है। तीनों बहनें आपस में बातें कर रही थीं। इतने में उन्हें अपना छोटा भाई कमलेश आता दिखा। अरे कमलेश, तूने बड़ी देर कर दी, सुबह क्यों नहीं आया। दीदी, टिकट नहीं मिली थी, जनरल में बैठकर आया हूँ। अच्छा अच्छा, जा कमरे में हाथ मुँह धो ले और तैयार होकर आ जा। अभी तो फंक्शन शुरू होने में घंटा भर बाकी है। लगभग सारे रिश्तेदार मेहमान आ चुके थे। टीके की रस्म शुरू हुई। महेंद्र जी और अनीता जी फल मिठाई, मान्यवर सूट, सोने की चेन, ब्रेसलेट और नेक का थाल लड़के के हाथों में देते हैं। सबकी निगाह उसमें रखे रुपये पर टिक गई। बातें बनना शुरू हो गईं। फिर लड़की की रस्में शुरू हुईं। लड़के के सास ससुर ने अपनी होने वाली बहू के लिए फल मिठाई, मेवे, डिजाइनर लहंगा, सोने हीरे के सेट, फिरोजाबाद से मंगवाई कांच की चूड़ियों के साथ सोने की नक्काशी वाली चूड़ियों का सेट, लाल पीली फूलों और मोगरे से बना स्पेशल गजरा, जो सासू माँ ने होने वाली बहू को खुद हाथ से पहनाया। देख सारे रिश्तेदारों में लड़के वालों की तरफ से दिए गए नेक व्यवहार की वाहवाही करने लगे। टीका गोदी सगाई निपटने के बाद सब लोगों ने मिलकर भोज का आनंद उठाया। स्टार्टर से लेकर मिठाई तक हर व्यंजन में 5-6 तरह की वैरायटी थी। किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं थी। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी अपने कमरे में आराम करने के लिए पहुंच गए। आज बहनों ने मिलकर सोचा, कल शादी हो जाएगी, फिर विदाई। उसके अगले दिन सभी भाई बहनों को निकलना ही होगा। क्यों ना बड़े भाई साहब भाभी को बुलाकर कुछ काम की बातें कर लें, ऐसा सोच ही रहे थे कि महेंद्र और अनीता जी उनके कमरे में गिफ्ट लेकर पहुँचे। आइए भाई साहब बैठें, आप ही का इंतज़ार हो रहा था। छोटा भाई कमलेश बोला। अरे भाई साहब, आपने तो क्या इंतजाम किया है, मज़ा आ गया। पुष्पा बोली, हाँ भाई साहब, इतनी सुंदर सजावट और इतना बेहतरीन खाना मैंने आज तक नहीं खाया। मैंने तो हर व्यंजन का 2-2 बार लुत्फ़ उठाया, मज़ा आ गया। और देखो यहाँ अंजीर और बादाम की बर्फ़ी तो मैंने डिब्बे में ही पैक करके ले आई, मन भरकर खाऊंगी। सरिता बोली। सुषमा भी बोल पड़ी, हाँ भाई साहब, मानना पड़ेगा, हर चीज़ एवन है। आपका खर्चा भी बहुत हो गया होगा। अपनी तीर कमान सी भौएं उचकाती हुई बोली। तीनों बहनों और भाई की बातें सुन महेंद्र जी बोले, हाँ बेटी ब्याहने जा रही हैं तो इंतजाम तो करने ही पड़ते हैं। तुम लोगों को कोई कमी नहीं लगी, यही बात सुनकर मुझे बहुत तसल्ली है। अच्छा चलो, रात बहुत हो रही है, हम दोनों आराम कर लें, कल शादी के दिन बहुत काम है। कहते हुए महेंद्र जी उठने लगे। अरे भाई साहब, काम तो होते रहेंगे। आप हम भाई बहनों से तो कितनी सालों बाद मिल रही हैं, आपको हमारी याद नहीं आती। पुष्पा झूठा गुस्साते बोली। अच्छा अच्छा, बताओ क्या बात करनी है। भाई साहब, ये मिठाई के डिब्बे, साड़ी और कंबल सेट से हमारा क्या होगा। हम तीनों बहनों को तो बनारसी साड़ियाँ चाहिए और डलिया के नेग में कैश, सोने की चेन और अंगूठियाँ। और भाई साहब, मुझे व्यापार में बड़ा घाटा लगा है। आप अगर 30-40 लाख रुपए का चेक साइन कर देते तो मेरी बड़ी मदद हो जाती। अब आप बड़े भाई हैं, इतना तो हम भाई बहनों के लिए चुटकियों में कर देंगे। चारों की बात सुन महेंद्र जी बोले, अब समझा तुम भाई बहनों को अचानक मेरी याद कैसे आई। तुम चारों को शर्म नहीं आती। लड़की का ब्याह कर रहा हूँ और तुम यहाँ हाथ फैलाकर मुझसे पैसा सोना मांग रहे हो। अरे भाई साहब, गुस्सा क्यों करते हैं, इतना कमा रही हैं, कहाँ ले जाएंगे। जी खोल कर बेटी के ब्याह में खर्च तो कर रही हैं, उससे ज़्यादा तो दबा कर रखा होगा आपने। सरिता मुंह में मिठाई दबाते हुए बोली, चुप करो, छोटी हो, लिहाज में रहा करो। ये किस तरह की बातें तुम मुझसे कर रही हो। तब कमलेश बोला, भाई साहब क्यों डांट रहे हो इसे, सही तो कह रही है बेचारी। आखिर कमी क्या है आपको, भगवान इतना भर भर के दिया है, थोड़ा बहुत दोनों हाथों से लुटा देंगे तो कोई खजाना खाली ना हो जाएगा आपका। देखो तुम लोग यहाँ आए हो इसलिए चुप हूँ।
खाओ पियो और अपने रास्ते निकलो, मेरे पास तुम लोगों के लिए कुछ नहीं है। भाई साहब आप तो बड़े निर्दयी निकले, अपने छोटे भाई बहनों के लिए इतना सा नहीं कर सकते। हम आपकी सगी बहनें हैं, भाई का बिजनेस डूब गया, थोड़ी मदद कर देंगे तो क्या चला जाएगा। सुषमा चिल्लाते हुए बोली। महेंद्र जी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उन्होंने अपने भाई बहनों को शादी में बुलाकर गलत किया या ये लोग अब उन पर दोषारोपण कर गलत कर रही हैं। वे कुछ बोलते इससे पहले ही दरवाजे पर खड़ी शोभा ताली बजाते हुए कमरे में प्रवेश करती बोली, वह आज आपको आपके बड़े भाई साहब इतने पैसे वाले नजर आ रही हैं कि चाचा जी आप हाथ फैलाकर उनसे पैसे मांग रही हैं और आप तीनों बहनें अपनी फरमाइश कर रही हैं। समय का पहिया भी ना कैसे घूम जाता है पता ही नहीं चलता। कहते हुए पास वाले सोफे पर बैठ गई। शोभा बेटा तुम यहाँ बड़ों के बीच क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपनी शादी की तैयारी करनी चाहिए और जाओ जाकर आराम करो, नींद पूरी नहीं होगी तो कल के फंक्शन कैसे होंगे। पुष्पा बुआ बात को घुमाते हुए बोली। क्यों बुआ जी, आपको डर लग रहा है क्या, कहीं आप बड़ों के बीच में मैंने आप लोगों की पोल पट्टी खोल दी तो। अरे शोभा बेटा ये किस तरह से तुम हम लोगों से बातें कर रही हो, भूल गई हो हम तुम्हारे अपने चाचा और ये तुम्हारी 3 बुआएं हैं, तुम हमारी अपनी भतीजी हो। कमलेश जी बोले, अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, मगर 4 साल से ये अपने बुआ और चाचा कहाँ थे। जब हमारे पास पैसा नहीं था तब तो आप कहीं नज़र नहीं आए, मैंने तो सिर्फ सुना था, बुरे समय में अपने भी नहीं रहते, मगर आप लोगों ने तो साबित कर दिखाया है। आज पापा को निर्दयी कह रही हैं, अपने बारे में भूल गए। असल में महेंद्र जी एक गल्ला व्यापारी हैं, साथ में शहर में उनकी 2 लॉज भी चलती थी, रुपये पैसों की घर में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तीनों बहनों की शादी संपन्न परिवारों में की। छोटे भाई कमलेश ने जब हिस्सा मांगा तो खुशी खुशी 2 लॉज उसके हिस्से में दे दी। सभी कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर महेंद्र जी को व्यापार में घाटा लग गया, जो कि इतना था कि उनका घर तक नीलाम हो गया। उस वक्त उनके दोनों बच्चे शोभा और शेखर पढ़ाई कर रहे थे, अब जैसे तैसे अपने आप को संभाल ही रहे थे। एक दिन शोभा बोली, पापा मेरे MBBS का 1 साल बचा है और शिखर का MBA में एडमिशन होना है, अगर चाचा जी मुझे फीस का पैसा दे दें तो मैं आगे की पढ़ाई आसानी से कर सकूंगी और हमारा वित्तीय संकट भी कट जाएगा। पोती शोभा की बात सुन माँ सरला देवी बोली, हाँ बेटा यह सही कहती है, कमलेश हमारी मदद जरूर करेगा। माँ आप कहती हैं तो मैं अपने बच्चों के लिए ये भी करके देख लेता हूँ। तब तीनों बड़ी आस लेकर कमलेश के पास पहुँचे। उनकी बात सुन कमलेश ने टका सा जवाब दिया, अरे शोभा तुम्हें पढ़ लिख कर क्या करना है, शादी कर लो, लड़के वाले तुम्हें पढ़ाना चाहेंगे तो पढ़ा देंगे, वरना चूल्हा चौका तो है ही तुम लड़कियों की किस्मत में, और तुम्हारी शादी में तो 30-40 हज़ार का खर्चा तो मैं कर ही दूंगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तब सरला जी बोली, हाँ बेटा महेंद्र कमलेश सही कहता है, तुम काहे पढ़ाई लिखाई के पीछे पड़े हो, और सुनो बेटा आज से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, अब तुम मेरे दवा दारू का खर्चा उठाने लायक कहाँ बचे हो। कहते हुए मुंह फेर लेती हैं। अपनी माँ की कठोरता और भाई की बेशर्मी से कही बातें सुन महेंद्र जी और शोभा उल्टे पांव लौट गए। ऐसे ही जब बहनों को पता चला कि भाई साहब के पास अब देने के लिए कुछ नहीं बचा तो वे जो बहनें मांग मांग कर अपना घर भरती थी, उनकी मुंह से निकली हर फरमाइश महेंद्र जी अपने सर आंखों पर रखते थे। आज वही बहनें उनके घर जाना अपनी शान के खिलाफ समझने लगीं, साथ में ये सोचने लगीं कि कहीं भाई ने पैसा मांग लिया तो क्या होगा। तीज त्योहार यहाँ तक कि राखी पर भी महेंद्र जी के पास नहीं जाती। उनकी कलाई कितने सालों से सूनी ही रही। हाँ मगर अपने छोटे भाई कमलेश के घर उनका आना जाना लगातार बना रहा, क्योंकि अब वो भाई उनकी फरमाइश पूरी करता था। अपने भाई बहनों और माँ का बदला हुआ रूप देखकर महेंद्र जी अक्सर कहा करते थे, सुख में सब हैं साथी, दुख में ना कोई, मगर कहते हैं ना जब सुख नहीं टिकते तो दुख कैसे टिकेंगे। महेंद्र जी ने अपने दोस्त की मदद और अपनी पत्नी अनीता जी के गहने बेचकर अपना व्यापार दोबारा खड़ा किया, बच्चों को एजुकेशन लोन दिलवाया, जिसे शोभा शिखर ने खुद चुकाने का जिम्मा उठाया। इन 4 सालों के अंदर शोभा डॉक्टर बन अपनी प्रैक्टिस शुरू कर चुकी थी और शिखर एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहा था। साथ में महेंद्र जी का व्यापार पहले से बेहतर हो गया था। अरे शोभा बिटिया चाहे कुछ भी हो जाए, अपने तो अपने ही रहते हैं, हम सब तुम्हारे सगे हैं, आज हमें ज़रूरत है तो भाई साहब से ही बोलेंगे ना, किसी बाहर वाले के पास थोड़े न जाएंगे। पुष्पा सुषमा बुआ एक साथ बोली, बस करिए बुआ, हम आपके कोई अपने वपने नहीं हैं, अगर होते तो आप इन 4 सालों में एक बार भी हमारे घर क्यों नहीं आई। आज जब आपको पता चला आपके भाई साहब दोबारा लखपति बन गए हैं तो आप सब दौड़े दौड़े अपनी फरमाइश लेकर यहाँ चले आए हैं।
पापा ने जो गलती पहले की थी अब मैं उन्हें नहीं करने दूंगी। अब आप अपनी परेशानियां खुद उठाएं, हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। और हाँ, आपका बड़ा एहसान जो आप बुआ और चाचा की हैसियत से मेरी शादी में शामिल हुए, मगर अब आप जैसे आए हैं वैसे ही चुपचाप निकल जाएंगे। मेरे मम्मी पापा को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बुरे वक्त में काम नहीं आ सकते उन्हें अपने कहलाने का भी शौक़ नहीं होना चाहिए। अपनी भतीजी की दो टूक बातें सुन सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए। बात कड़वी थी मगर 16 आने सच थी। उन्होंने अपने भाई साहब के परिवार के साथ जैसा व्यवहार किया था उसका परिणाम तो उन्हें भुगतना ही था। अगले दिन फेरों के बाद दूल्हा दुल्हन की पैर पखाई की रस्म के बाद तीनों बुआएं और चाचा शोभा को आशीर्वाद देकर अपने घर लौट गए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी कहावत उन लोगों पर चरितार्थ हो रही थी। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।